देखो दोस्तों, फोर्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। फोर्स के बारे में, फोर्स क्या होता है? एक एक्सटर्नल एफर्ट होता है पुश या पुल की फॉर्म में, जो किसी भी बॉडी के अंदर चेंज लाता है। ठीक है, वो चेंज कैसे हो सकता है? अगर कोई बॉडी रेस्ट के अंदर है तो रेस्ट से उसको मोशन के अंदर लाएगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट के अंदर है, रेस्ट से उसको मोशन के अंदर लाएगा। अगर कोई मोशन में है तो फोर्स लगाते ही उसको रेस्ट के अंदर लाया जा सकता है। और फोर्स लगाते ही हम किसी की बॉडी की चेंज या पोजीशन चेंज कर सकते हैं, शेप या पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यही इफेक्ट्स होते हैं हमारी फोर्स के। मास हमेशा किसी भी बॉडी का चेंज नहीं होता है दोस्तों। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ मास नो चेंज, क्योंकि मास हमेशा कांस्टेंट रहता है किसी भी प्लेस पे लेके चले जाओ किसी बॉडी का। ठीक है, किसी भी बॉडी को किसी भी प्लेस के ऊपर ले जाओ, उसका मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, कोई भी चेंज नहीं आती। ठीक है, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो कांस्टेंट हो गया, अब जो चेंज आएगा वो एक्सेलरेशन के अंदर आएगा। एक्सेलरेशन भी हमारा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी, जिसकी वजह से फोर्स भी क्या बन जाता है हमारा? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यूनिट जिसके हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। फोर्स का क्या फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये जो मास है इसका क्या यूनिट होगा? केजी। और एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका यूनिट बन गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोला जाता है? न्यूटन। क्या बोला जाता है? न्यूटन। तो फोर्स का क्या यूनिट है? न्यूटन बोलो या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों का एक ही मतलब है। और एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? डाइन यूनिट होता है इसका सीजीएस का। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में यूनिट्स पढ़े थे, कितनी तरह के यूनिट्स होते हैं। तो एक न्यूटन 10⁻5 डाइन्स के बराबर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। एक न्यूटन की वैल्यू कितने डाइन्स के बराबर होगी? तो 10⁻5 डाइन्स के बराबर होगी। अब बात करते हैं दोस्तों इनर्शिया की। किसकी? इनर्शिया की। अब ये इनर्शिया क्या बला है? इनर्शिया क्या होता है? देखो, अब इनर्शिया किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी अगर वो रेस्ट के अंदर है तो रेस्ट के अंदर ही रहना पसंद करेगी। अगर वो मोशन के अंदर है तो वो मोशन के अंदर ही रहना पसंद करेगी। मतलब अपने अंदर कोई भी चेंज लाना पसंद नहीं करेगी। उसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाएगा? इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया, जितनी बॉडी का ज़्यादा इनर्शिया होगा उतना हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उस बॉडी पे। ग्रेटर द इनर्शिया, ग्रेटर द इनर्शिया ग्रेटर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड। जितना ज़्यादा बॉडी का इनर्शिया होगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा हमें उसको फोर्स लगानी पड़ेगी। और मास ही क्या होता है? इनर्शिया का मेजर। अगर आपको किसी बॉडी का इनर्शिया निकालना है तो अगर आप उसका मास निकाल लेते हो तो आपको पता चल जाएगा उस बॉडी के अंदर कितना इनर्शिया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि मास क्या होता है, किसका मेजर होता है? मास बॉडी के इनर्शिया का मेजर होता है। ठीक है, क्या होता है? बॉडी के किसी किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया होता है वो उसका क्या कहलाता है? मास। ठीक है, अब इनर्शिया भी हमारे पास तीन तरह के होते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तीन तरह के होंगे। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? अगर कोई बॉडी रेस्ट के अंदर है तो वो रेस्ट के अंदर ही रहना पसंद करती है, इसी को बोला जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और इनर्शिया ऑफ मोशन क्या हो गया? अगर कोई बॉडी मोशन के अंदर चल रही है तो जब तक आप, ठीक है, अगर कोई बॉडी मोशन के अंदर चल रही है तो वो हमेशा मोशन के अंदर ही चलना पसंद करेगी, अपनी चेंज को अपोज करने की कोशिश करेगी, वो रेस्ट में आना नहीं चाहेगी। ठीक है, इसी को बोला जाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर कोई बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करवाना चाहती, उसको अपोज करती है, तो उसको बोला जाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब ये जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है इसकी एग्जाम्पल क्या क्या है? देखो, when a bus starts suddenly the passenger fall backward। सपोज करो कोई ये बस, ठीक है, ये बस है, स्टार्ट है, अभी रेस्ट में खड़ी है। ठीक है, ये बस आ गई, ये रेस्ट में खड़ी है अभी। जैसे ही ड्राइवर एकदम से इसको स्टार्ट करता है तो हमें क्या होगा? पीछे की ओर झटका लगेगा। क्या होगा? पीछे की ओर झटका लगेगा। क्यों? जैसे ही हम गाड़ी पे बैठे हुए हैं हमारे पाँव गाड़ी के टच में है, अभी गाड़ी रेस्ट में है तो हमारे पाँव भी किस में है? रेस्ट के अंदर। जैसे ही गाड़ी मूव करती है, जैसे ही अचानक से गाड़ी चलती है तो बॉडी, ये जो बस है ये मोशन के अंदर आ जाती है, लेकिन हमारा जो पाँव गाड़ी के टच में था वो भी पहले क्या था? रेस्ट के अंदर। जैसे ही गाड़ी चलेगी तो वो हमारा पाँव भी क्या आ जाएगा? मोशन के अंदर आ जाएगा। लेकिन बॉडी का जो ऊपर वाला पार्ट है, अपर पार्ट, वो अभी भी रेस्ट के अंदर है, वो चाहता है रेस्ट के अंदर रहना, जिसकी वजह से जैसे ही गाड़ी चलती है हमें एक पीछे की ओर झटका लगता है। इसी को ये क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के अंदर आएगा। और दूसरी एग्जांपल, सपोज करो ये कोई गिलास पड़ा हुआ है, ठीक है, गिलास के ऊपर आपने कोई पेपर रखा हुआ है, ठीक है, कोई पेज रखा हुआ है, उसके ऊपर एक कॉइन डाला हुआ है, सिक्का सिक्का रखा हुआ है। जैसे ही आप इस पेपर को
जोर से खींचते हो, मतलब जोर से अपनी ओर लेके आते हो, उसको मूव करवाते हो, तो क्या होगा, वो सिक्का सीधे का सीधा गिलास के अंदर जाके गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि सिक्का क्या था, रेस्ट के अंदर था। जैसे ही आपने उसको मोशन के अंदर लाया तो वो ऊपर से गिर के सीधा स्ट्रेट नीचे गिर जाता है। ठीक है। और तीसरी एग्जांपल, सपोज करो ये ट्री है, ठीक है, एप्पल का ट्री है। अगर आप इसको जोर जोर से हिलाते हो, अब ये रेस्ट के अंदर था पहले, ठीक है, जैसे आपने उसको हिलाया, जोर जोर से हिलाया, तो जो उसके ऊपर फल लगे हुए थे, सेब लगे हुए थे, पहले वो भी रेस्ट के अंदर थे। जैसे ही आपने हिलाना शुरू किया उसको, जैसे ही आपने हिलाना शुरू किया, वो अचानक से मोशन के अंदर आ गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनके अंदर वो अपोज करने लगे मोशन को, और जो फल थे वहाँ पे लगे हुए, फ्रूट्स जो लगे हुए थे, वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। जैसे पत्ते भी पेड़ से गिरते हैं जब हम उनको हिलाते हैं। वो सारी की सारी किसकी एग्जाम्पल्स हैं? वो सारी की सारी एग्जांपल्स हैं हमारी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की और इनर्शिया ऑफ मोशन की। अगर कोई बस जा रही है, ठीक है, इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर कोई बस जा रही है, रेस, इसकी स्पीड है, ठीक है, मोशन से जा रही है, अचानक से अगर ये ब्रेक अप्लाई करती है, अचानक से रुक जाती है, तो क्या होगा, हम जो भी इसके अंदर बैठे हुए हैं पैसेंजर, उनको आगे की ओर झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि बस अभी मोशन में जा रही थी, उनकी बॉडी भी मोशन के अंदर है। जैसे ही वो रुकेगी, मतलब अचानक से रेस्ट के अंदर आ गई, तो उनकी बॉडी भी अचानक से रेस्ट के अंदर आने की कोशिश करेगी। लेकिन पहले क्या थी, मोशन के अंदर, तो वो चेंज को अपोज करने की कोशिश करेगी, हमेशा मोशन के अंदर रहने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से हमें आगे की ओर झटका लगता है। ठीक है। एक आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन? डायरेक्शन में चेंज लाना। कहाँ कहाँ पे इसका यूज़, एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे एक खरगोश के पीछे कोई कुत्ता दौड़ रहा है, ये खरगोश आ गया, ये कुत्ता आ गया, खरगोश कभी इधर मूव करेगा, कभी इधर करेगा, कभी उधर, कभी उधर, तो कुत्ता भी ऐसे ऐसे जाते जाते उसको क्या होगा, कभी इधर गिरेगा, कभी उधर गिरेगा, कभी इधर गिरेगा, कभी उधर। तो ये भी किसकी एग्जाम्पल्स हैं? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। और जो हमारे टायर से मड निकलता है, ठीक है, अगर हम कीचड़ में लेके जा रहे हैं अपनी गाड़ी, तो टायर हमारा क्या करेगा, उस मड को पीछे की ओर फेंकता है। ठीक है, तो वो भी किसकी ओर, किसकी एक एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हैं अब आपकी। ठीक है, इनकी डेफिनेशन याद रखना और एग्जाम्पल कहाँ क्या कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स और नीचे एक और है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये दोनों की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनर यहाँ से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, कौन सी? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमारी रियल फोर्स होती है। क्या होती है? रियल फोर्स। ये एक्चुअल में फोर्स होती है। ठीक है, जो फोर्स कहाँ पे लगती है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में जा रही है, सर्कुलर पाथ ले रही है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, तो जो उसको सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट करवाएगा वो फोर्स कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। और इंपॉर्टेंट चीज़, ये हमेशा सेंटर की ओर लगती है, बॉडी के सेंटर की ओर लगती है। मतलब अगर ये सर्कुलर पाथ है तो सर्कुलर पाथ का एक सेंटर भी होगा, तो ये जो फोर्स होती है ये उसको सेंटर की ओर लाती है, सेंटर से बांध के रखती है। इसी फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखा होगा आपने, अगर कोई कर्वी रोड है, मतलब मोड़ ही मोड़ आ रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो क्या होता है, मोड़ के जो साइड का जो पोर्शन होता है रोड का, उसको थोड़ा सा ऊंचा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? ऊंचा कर दिया जाता है। देखना कभी ध्यान से, उसको बोला जाता है बैंकिंग ऑफ रोड्स। क्या बोला जाता है? बैंकिंग ऑफ रोड्स। ठीक है, और ये किस लिए किया जाता है? ताकि जो बॉडी इस कर्व पाथ पे जा रही है उसको एक्चुअल नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो सके, उसको एक्चुअल सेंट्रीपिटल फोर्स मिल सके, ताकि वो सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर सके। ठीक है, इसका यही फंक्शन होता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स और कहाँ कहाँ पे लगती है? हमारी अर्थ मूव करती है सन के इर्द गिर्द, तो वहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स मेजर रोल प्ले करती है। मून हमारा अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है, वहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होती है। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होती है। इन शॉर्ट आप ये समझ लो, जो भी कोई सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर रही है बॉडी, उसके अंदर हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी ही लगेगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। किसकी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये एक्चुअल में फोर्स नहीं होती, हम एज्यूम कर लेते हैं ये फोर्स होती है, बट एक्चुअल में नहीं होती। इसको इसी वजह से अपीयरेंट फोर्स भी बोला जाता है, या फिर स्यूडो फोर्स भी बोला जाता है। स्यूडो मतलब एस एक, इसको स्यूडो फोर्स भी बोला जाता है, PSEUDO, स्यूडो फोर्स। कौन सी फोर्स? इसको स्यूडो फोर्स भी बोला जाता है। कई बार पूछा गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या बोला जाता है? रियल फोर्स बोला जाता है, स्यूडो फोर्स बोला जाता है, क्या बोला जाता है? तो इसको अपीयरेंट फोर्स भी बोल सकते हो आप और स्यूडो फोर्स भी बोल सकते हो, दोनों नाम याद रखना। ठीक है, ये क्या होता है,
हमने अभी पढ़ा कि सेंट्रीपिटल फोर्स होती है एक बॉडी के जो सर्कुलर मोशन में लगती है, इनसाइड, ठीक है, सेंटर की ओर। लेकिन हम मान लेते हैं इसका कोई रिएक्शन भी होता है। अगर एक फोर्स इनसाइड लग रही है, अंदर की ओर लग रही है, तो एक उसका रिएक्शन भी होगा, बाहर की ओर भी एक फोर्स लगेगी। इसी बाहर की ओर जो फोर्स लगेगी इसी को बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोला जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये हमेशा आउटसाइड द इसके बॉडी के आउटसाइड में लगेगी। कहाँ पे? आउटसाइड, बाहर वाली डायरेक्शन के अंदर लगेगी, ठीक है। और एक डिवाइस होता है हमारा सेंट्रीफ्यूग। कौन सा? सेंट्रीफ्यूग एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, लाइट पार्टिकल्स को हैवी पार्टिकल से अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है। सेंट्रीफ्यूग क्या है? एक डिवाइस है जो हमारे लाइट पार्टिकल्स को हैवी पार्टिकल से अलग कर देता है, छान देता है, ठीक है, सेपरेट कर देता है। अब इसकी एग्जांपल्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछी जाती हैं कभी कभी, कि हमारा जो क्रीम सेपरेटर है ये किसके ऊपर वर्क करता है, तो वो हमारा करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर। वॉशिंग मशीन ये भी किसके ऊपर फंक्शन करती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर। और जो हमारा हेयर ड्रायर होता है ये भी किसके ऊपर फंक्शन करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर। तो पूछ सकता है एग्जामिनर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की क्या क्या एप्लीकेशंस है। हमारा क्रीम सेपरेटर जो हमारी मलाई होती है, ठीक है, उसको अलग करने का काम करता है। वही क्या हो गया, जो लाइट पार्टिकल्स थे वो ऊपर आ गए, ठीक है। लाइट जो भी चीज़ होगी वो हैवी चीज़ से ऊपर आ जाएगी, तो हम ईजिली उसको क्या कर लेते हैं, छांट लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। वॉशिंग मशीन आ गई, हेयर ड्रायर आ गया, तो ये सारे के सारे किसकी एप्लीकेशंस हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर। कहाँ पे? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने दिए थे, इसी वजह से इनका नाम पड़ गया न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। और ये मोशन लॉज जो थे, मोशन के लॉज, ये कौन सी बुक के अंदर उसने मेंशन किए? और उस बुक का क्या नाम था? उस बुक का नाम था प्रिंसिपिया। कौन सी? प्रिंसिपिया एक बुक थी जिसके अंदर न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन मेंशन किए थे, ठीक है। 3 लॉज थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। आओ डिटेल में पढ़ते हैं क्या होते हैं ये। पहला है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। याद रखना, कौन से लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है? फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। ये क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट के अंदर है तो वो रेस्ट के अंदर ही रहना चाहेगी। अगर कोई बॉडी रेस्ट मोशन के अंदर है तो वो मोशन के अंदर ही रहना चाहेगी, जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करवाते। जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, तब तक अगर कोई बॉडी रेस्ट के अंदर है तो वो रेस्ट के अंदर ही रहेगी। अगर कोई बॉडी मोशन के अंदर है तो वो मोशन के अंदर ही रहेगी। कब तक? शर्त है तब एक, जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तब तक, ठीक है। फिर इनर्शिया बता दिया मैंने आपको ऊपर क्या होता है, ये बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। अब ये जो फर्स्ट लॉ है ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, देखो। व्हेन ए कार और ट्रेन स्टार्ट सडनली द पैसेंजर बैंक्स, वही बताया मैंने जो आपको अभी, कि अगर कोई कार या ट्रेन अचानक से रेस्ट से मोशन में आ जाती है एकदम से, तो जो पैसेंजर होते हैं वो पीछे की ओर उनको धक्का लगता है, ठीक है। अगर कोई हॉर्स, रनिंग हॉर्स है, कोई घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक है, वो एक मिनट दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, कहाँ तक पहुँचे थे? अगर कोई कार या ट्रेन हमारी अचानक से रुक जाती है तो क्या होगा, हमें आगे की ओर झटका लगेगा। अगर कोई कार या ट्रेन, बस बोलो कुछ भी बोलो, ठीक है, अगर वो रेस्ट से डायरेक्ट मोशन में आती है तो हमें पीछे की ओर धक्का लगेगा। उसी तरह से अगर कोई हॉर्स राइडर है, ठीक है, घुड़सवार, घोड़े पे सवार है, ठीक है, अगर घोड़ा अचानक से रुक जाता है, उसको रुकवा देता है, तो वो क्या होता है, आगे की ओर गिरता है। ये भी किसकी एग्जाम्पल्स हैं? ये सारी की सारी हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल्स हैं। देखा होगा आपने, अगर कोई ब्लैंकेट है या कोट है, ठीक है, उसके अंदर डस्ट पड़ी हुई है, अगर हम उसके ऊपर एक स्टिक से मारते हैं, स्टिक से बीट करते हैं, उसके ऊपर मारते हैं डंडे से, तो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि पहले वो रेस्ट के अंदर थे, जैसे ही आपने डंडा मारा वो मोशन के अंदर आ गए, और वो क्या हो गए, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी स्टेट चेंज कर ली। वही एक और एग्जांपल दी थी मैंने पहले भी, अगर लीव्स या फ्रूट्स होंगे ट्रीज़ के ऊपर, अगर आप ट्री को ज़ोर से हिलाओगे तो क्या होगा, वो नीचे गिर जाएंगे। ये सारे का सारा किसके अंदर आएगा? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर, ठीक है। और मास हमने अभी भी डिस्कस किया था कि मास ही क्या होता है, मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अगर किसी भी बॉडी का आपने इनर्शिया निकालना है, तो अगर आपको उसका मास पता चल जाता है तो आप उसका इनर्शिया ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि वो उसी के बराबर होगा, ठीक है।
नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कौन सा? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या करता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन को फंडामेंटल लॉ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फंडामेंटल लॉ। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट लॉ है और जो थर्ड लॉ है न्यूटन का, वो सारे के सारे जैसे फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ कहाँ से निकाले गए हैं? सेकंड लॉ से। इसीलिए सेकंड लॉ को फंडामेंटल लॉ भी बोला जाता है। और ये क्या करता है? हमें फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। किसके बारे में? गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। अब ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब एक बॉडी के अंदर जो मोमेंटम चेंज आएगा, मोमेंटम के अंदर जो चेंज आएगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा फोर्स के ऊपर। आप कितनी उसके अंदर उस पर कितनी फोर्स लगा रहे हो। जितनी फोर्स लगाओगे उसी के हिसाब से उसके मोमेंटम के अंदर क्या होगा? चेंज आएगा। एफ इज इक्वल्स टू डेल पी अपॉन डेल टी। एफ इज इक्वल्स टू डेल पी अपॉन डेल टी। डेल पी मतलब पी स्टैंड्स फॉर मोमेंटम, कितना बॉडी के अंदर कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है, और डिवाइडेड में क्या करवाया हमने? डेल टी। डेल टी मतलब टाइम के अंदर कितना चेंज आ रहा है, कितने टाइम में कितना मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है। अब मोमेंटम हमें पता किसके बराबर होता है? मास इंटू वेलोसिटी के बराबर। किसके? मास इंटू वेलोसिटी। अब ये मास होता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट, कभी भी चेंज नहीं होता। तो मास को हमने सेपरेट कर लिया यहाँ पे, मास साइड हो गया। फिर आ गया डेल वी। वी मतलब वेलोसिटी कितनी चेंज होगी कितने टाइम में? डेल वी अपॉन डेल टी। ठीक है। मास आ गया कांस्टेंट, तो मास को हमने उठा के यहाँ पे रख दिया। अब डेल वी अपॉन डेल टी मतलब कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है कितने टाइम में, यही क्या कहलाता है? उसका एक्सेलरेशन। तो हमने लिख दिया डेल वी अपॉन डेल टी को एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हमें फोर्स का फॉर्मूला मिल गया, एफ इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यही हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों। अब इसकी एग्जांपल्स क्या क्या आएंगी? सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ होता है? देखा होगा दोस्तों, जो फ्लोर होता है, फर्श होता है या पक्की जगह होती है, वहाँ पे अगर हम छलांग लगाते हैं तो ज़्यादा हर्ट होता है एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड के ऊपर। अगर हम ग्राउंड के ऊपर मिट्टी के ऊपर छलांग लगाते हैं किसी ऊंची जगह से तो वहाँ पे हमें कम लगती है। अगर वही उतनी ऊंचाई से हम किसी पक्की जगह पे किसी फर्श के ऊपर छलांग लगाते हैं तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा हर्ट होता है। तो यही किसकी एग्जाम्पल है? हमारी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। एक और चीज़ देखी होगी आपने, लेदर बॉल को अगर आप पकड़ते हो, फील्डिंग कर रहे हो, लेदर बॉल आ रही है आपके पास, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी लगेगी। लेकिन अगर वही उस बॉल की प्लेस पे कोई टेनिस बॉल हो तो आपको थोड़ी सी कम लगेगी उसके कंपैरिजन में। तो ये क्या है? हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल्स। आपने देखा होगा एक कील के ऊपर, नेल जिसको बोला जाता है, उसके ऊपर हम हैमर हथौड़ा मारते हैं, तो वो भी क्या होता है? हमारा एक सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन है। तो ये सारी की सारी किसके अंदर किसकी एप्लीकेशन है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। अब बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। याद रखना दोस्तों, जो सेकंड लॉ था उसको फंडामेंटल लॉ भी बोला जाता है। जो फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ थे वो दोनों के दोनों सेकंड लॉ से निकाले गए हैं। अब ये जो थर्ड लॉ है ये क्या कहता है कि जो भी एक्शन होगा उसका एक अपोजिट, मतलब अगर एक एक्शन आगे की ओर हो रहा है तो उसका अपोजिट उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होगा। इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में उसका रिएक्शन भी होगा। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है। किसी भी एक्शन का एक अपोजिट रिएक्शन भी होगा, इसी को बोला जाता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और जो एक्शन एंड रिएक्शन होते हैं वो हमेशा दो अलग अलग बॉडीज के ऊपर होंगे। अगर इसके ऊपर एक्शन हुआ है तो रिएक्शन जो होगा वो, अगर इसकी वजह से इस बॉडी पे एक्शन हुआ है तो अब क्या होगा? रिएक्शन। दूसरी बॉडी पे दूसरी की वजह से क्या होगा? रिएक्शन होगा। मतलब दोनों बॉडीज अलग अलग हो जाएंगी, जो जिस पे एक्शन होगा वो भी अलग होगी और जिस पे रिएक्शन होगा वो भी अलग होगी। ठीक है। सपोज करो ये दो पर्सन है, एक्शन और रिएक्शन अलग अलग कैसे होगा? ये पर्सन है एक, ठीक है, ये पर्सन है दूसरा, ठीक है। इसने लगाया इसको थप्पड़, ठीक है, ये आ गया इसका एक्शन। अब इसने क्या किया? रिएक्शन में इसको लगाया वापस से थप्पड़। तो क्या देखो बॉडीज चेंज हो रही है या नहीं? जिसके ऊपर एक्शन हुआ, अब जो रिएक्शन हो रहा है वो दूसरी बॉडी के ऊपर हो रहा है। पहले इसको थप्पड़ लगा फिर इसको थप्पड़ लग रहा है, तो क्या हो गया? ये दोनों बॉडीज अलग अलग हो गई। तो यही होता है एक्शन और रिएक्शन जिन भी बॉडीज के ऊपर होता है वो दोनों की दोनों क्या होती हैं? डिफरेंट बॉडीज, अलग अलग होती हैं। इसकी एग्जांपल या इसकी एप्लीकेशन, रिकॉइल ऑफ ए गन। सपोज करो आप गन से फायर कर रहे हो तो बुलेट आगे की ओर जाएगी और उतनी ही फोर्स से क्या होगा? एक आपको पीछे की ओर जर्क लगेगा, झटका लगेगा पीछे की ओर। तो ये भी किसकी एग्जांपल है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। मोशन ऑफ ए रॉकेट, रॉकेट का जो मोशन होता है, ठीक है, उसके अंदर गैसेज होती हैं, जो फ्यूल होता है उसके अंदर वो बर्न होता है और गैसेज की फॉर्म में पीछे से बाहर आ जाता है। ठीक है।
सपोज करो ये रॉकेट है, ठीक है, इसके अंदर गैसेस जल रही हैं और वो गैसेस कहाँ से निकलेंगी, बैक साइड से निकलेंगी। बैक साइड से निकलेंगी, जितनी फोर्स से ये बाहर निकलेंगी उतनी फोर्स इस पे लगाएंगी ताकि ये आगे मूव कर सके, ये आगे की ओर जाए। इसी को बोला जाता है मोशन ऑफ ए रॉकेट। फिर स्विमिंग में भी क्या करते हो, पानी को पीछे की ओर धकेलते हो और आप आगे की ओर जाते हो, तो जितना फोर्स पीछे लगा रहे हो उतनी फोर्स से आप आगे जा रहे हो। वॉकिंग, ठीक है, वॉकिंग में भी क्या हो रहा है, हम जितनी फोर्स ग्राउंड के ऊपर लगा रहे हैं नीचे, ग्राउंड भी हमारे ऊपर उतनी फोर्स लगा रहा है, तभी हम किसी चीज़ के ऊपर चल पा रहे हैं या खड़े हो पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी किसके अंदर आ जाएंगी, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल्स के अंदर। अब बात करते हैं मोमेंटम की। क्या होता है मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को पी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और ये क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। जो बॉडी का मास होगा और जो वेलोसिटी होगी, उन दोनों का प्रोडक्ट, उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, मोमेंटम की। इन देसी लैंग्वेज में बोलो तो बॉडी के अंदर जितना भी मोशन होगा, बॉडी के अंदर जितना भी मोशन होगा वो क्या कहलाएगा, उसका मोमेंटम। क्या कहलाएगा, उसका मोमेंटम। मोशन कंटेंट इन ए बॉडी, बॉडी के अंदर जितना भी मोशन होता है उसी को बोला जाता है उसका मोमेंटम। और किसके बराबर होता है, P इज इक्वल्स टू एम वी। अब देखो इसके यूनिट्स क्या होंगे, हमें पता है P इज इक्वल्स टू एम वी। एम मतलब मास, मास के यूनिट होते हैं केजी, ठीक है, मास के यूनिट आगे केजी। अब वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो इसका यूनिट बन गया केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। मोमेंटम का क्या यूनिट बन जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड। मास का यूनिट आ गया केजी, वेलोसिटी का यूनिट आ गया मीटर पर सेकंड, तो दोनों को कंबाइन कर लिया, हमारे पास एक यूनिट आ गया केजी मीटर पर सेकंड, जो बन गया मोमेंटम का यूनिट। ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों होती है वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए होती है क्योंकि जो हमारी वेलोसिटी होती है वो भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी के वेक्टर होने से ये भी क्या बन गया हमारा, वेक्टर क्वांटिटी। और जो इसकी डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या आ गया हमारा, वेक्टर क्वांटिटी, और उसकी डायरेक्शन भी होगी। जिस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा मोमेंटम भी होगा। याद रखना, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जो कोई रुकी हुई बॉडी है, ठीक है, जो कोई मोशन से मूव नहीं कर रही, उसके अंदर मोमेंटम कितना होगा, जीरो। क्यों होगा, अब वेलोसिटी उसके अंदर आ गई जीरो, जब वेलोसिटी जीरो हो गई, जीरो को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करवाओगे तो उसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। इसीलिए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जो स्थिर होगा, जो खड़ा होगा, जो चलेगा नहीं, उसके अंदर जो उसका मोमेंटम होगा वो ज़ीरो होता है। और इसके कंपैरिजन में देखो, अगर कोई बहुत बड़ी बॉडी है बहुत बड़ी बॉडी है, एक ये आ गई, अगर ये बिल्कुल धीरे धीरे चल रही है, इसके कंपैरिजन में एक छोटी सी बॉडी है बहुत ही तेज़ी से चल रही है, बहुत ही तेज़ी से चल रही है, इन दोनों केसेस में क्या होगा, हाई मोमेंटम होगा। क्या होगा, हाई मोमेंटम होगा। अगर कोई छोटी बॉडी है, उसकी स्पीड तेज़ है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, मास उसका ज़्यादा आ गया, मास ज़्यादा हो या वेलोसिटी ज़्यादा हो तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं लॉज ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, ठीक है। क्या कहता है ये कि टोटल मोमेंटम किसी भी बॉडी का बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन क्या होगा, सेम होगा, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे तब तक क्या होगा, जो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन जो उनका क्या था, मोमेंटम था, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। देखो कैसे, ये बॉडी आ गई, इसका मास है m1, ये बॉडी है, इसका मास है m1, ये बॉडी है, इसका मास है m2, इसकी वेलोसिटी कितनी है u1, इसकी वेलोसिटी कितनी है u2। अगर हम मान लें u1 इज ग्रेटर देन u2, अगर u1 की वेलोसिटी ज़्यादा है u2 से, तो ये क्या करेगी, तेज़ी से आएगी और इसके ऊपर टकराएगी, इसको इस पर स्ट्राइक करेगी, इससे टकराएगी। जैसे ही टकराई तो कोलोजन हो गई। अब जितना मोमेंटम इससे पहले था, कोलोजन, ये टकराना, ये आ गया टकराना, ठीक है, जब उनकी कोलोजन हुई, टकराए वो, ठीक है। इससे पहले इन दोनों का जो मोमेंटम था वो बराबर होगा, इसके बाद जो उनका मोमेंटम होगा। अब बॉडी का मास कितना है, मास तो चेंज नहीं होगा, इसका भी मास टकराने के बाद m1 ही रहा और इसका भी मास कितना रहा, m2। लेकिन जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आया वो कितना आया, u1 से v1 हो गया और u2 से v2 हो गया। मतलब अब देखो टोटल मोमेंटम कितना हो गया इनका, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, m1 v1 ये वाला, m2 v2 ये वाला, ये दोनों का एडिशन इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, जो कोलोजन के बाद मोमेंटम था, m1 v1 प्लस m2 v2, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि
किसी भी कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद, कोलिजन मतलब टकराव, ठीक है, उसके बाद जो भी मोमेंटम होगा वो दोनों का सेम होगा, मोमेंटम के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगी। और जो हमारा रॉकेट होता है, रॉकेट किसके ऊपर वर्क करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर। अभी पढ़ा हमने ऊपर कि जो हमारा रॉकेट होता है ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर भी आता है, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर भी आता है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर भी आता है, क्योंकि इसके अंदर भी मोमेंटम क्या रहता है? बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहता है। तो याद रखना, रॉकेट वर्क्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो लॉ यूज़ किया जाएगा, जो नियम यूज़ किया जाएगा इसके ऊपर, वो कौन सा होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखो दोस्तों, इम्पल्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इम्पल्स क्या होता है? जो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम के अंदर कितना चेंज आ रहा है, वही उसका क्या हो जाता है? इम्पल्स। या आप बोल सकते हो, जब बहुत ज़्यादा फोर्स, बहुत लार्ज फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करती है, किसी बॉडी के ऊपर लगती है, बहुत ज़्यादा फोर्स कुछ पलों के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, बहुत कम टाइम के लिए। क्या कहा मैंने? जब बहुत ज़्यादा फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगती है बहुत कम समय के लिए, फोर्स ज़्यादा होगी लेकिन टाइम कम होगा, बहुत ज़्यादा फोर्स कम समय के लिए लगती है, उसी को क्या बोला जाता है? इम्पल्स। क्या बोला जाएगा? इम्पल्स। इम्पल्स किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू टाइम। कितनी फोर्स लग रही है कितने टाइम पे, वही हो जाता है उसका इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम भी बोल सकते हो, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? इम्पल्स ही होता है। अब इम्पल्स यहाँ पे आ गया, इम्पल्स इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम। अब फोर्स क्या है? अब फोर्स खुद ही एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी वजह से इम्पल्स भी क्या है? हमारा वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी भी डायरेक्शन सेम होती है एज, जो क्या किसकी डायरेक्शन होगी? फोर्स की डायरेक्शन होगी। जो डायरेक्शन हमारी फोर्स की होगी वही डायरेक्शन हमारी इम्पल्स की भी होगी। इसका यूनिट क्या निकल के आएगा? इम्पल्स इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू न्यूटन। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और टाइम का सेकेंड, तो इसका यूनिट आ गया न्यूटन सेकेंड। इम्पल्स का यूनिट क्या बन गया? न्यूटन सेकेंड। इसकी एग्जांपल या इसकी एप्लीकेशन देखा होगा, जब फील्डर कोई फील्डिंग कर रहा है, उसके पास कोई बॉल आती है, कैच कर रहा होता है, तो वो क्या करता है? आगे हाथों को आगे नहीं ले जाता कैच करने के लिए, हाथों को पीछे पीछे लाता है धीरे धीरे नीचे की ओर, ताकि उसको टाइम मिल सके और जो फोर्स लग रही है बॉल के ऊपर वो उसके हाथों में कम लगे, उसको हर्ट कम हो। इसी वजह से वो क्या करता है? अपने हाथों को नीचे नीचे लाता है ताकि टाइम थोड़ा सा बढ़ जाए। जैसे ही टाइम बढ़ेगा क्या होगा? जो फोर्स है, जो मोमेंटम है, वो उसके ऊपर थोड़ा सा कम लगेगा, ठीक है। इसी वजह से वो अपने हाथों को धीरे धीरे नीचे कर लेता है, थोड़ा टाइम को बढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये किसकी एग्जांपल है? इम्पल्स की। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है और लास्ट चीज़ है ये शायद, ठीक है, मास और वेट के अंदर क्या डिफरेंस होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, हर एग्ज़ाम में कभी ना कभी इसके बारे में पूछा जाता है। मास और वेट के अंदर क्या डिफरेंस होता है? देखो जी, मास क्या होता है? एक बॉडी के अंदर कितना मैटर है, मतलब उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, कितने पार्टिकल से मिलके वो चीज़ बनी है, वही क्या हो जाता है? उसका मास। और इसके कंपैरिजन में ये जो वेट होता है, ये क्या होता है? ये पार्टिकल्स की यहाँ पे बात ही नहीं होगी, ये फोर्स, यहाँ पे बात होगी फोर्स की। वेट क्या होता है? जिस फोर्स से अर्थ, ग्रेविटेशन, अर्थ की जो ग्रेविटेशन है, अर्थ की जो फोर्स है अट्रैक्शन की, वो किसी बॉडी को जिस फोर्स से अपनी ओर खींचती है, अर्थ किसी भी बॉडी को, अर्थ किसी भी बॉडी को जिस फोर्स से अपनी ओर, अपने सेंटर की ओर खींचती है, उसी को बोला जाता है क्या? वेट। वेट क्या होता है? एक फोर्स होती है जिस फोर्स से अर्थ हमें अपनी ओर खींचती है, वो आ गया वेट। और मास क्या होता है? एक बॉडी के अंदर कितना मैटर है, कितने पार्टिकल्स उसके अंदर है, कितने पार्टिकल से वो मिलके बनी है, वो उसका आ जाएगा वेट। अब ये जो मास होता है, मास हमारा क्या होगा? बॉडी के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, कितना मैटर है। और वेट क्या होगा? वो फोर्स, जिस फोर्स से हमें अर्थ अपनी ओर खींच रही है, वही फोर्स की वैल्यू क्या बन जाती है? हमारा वेट, ठीक है। अब ये जो मास होता है ये किसका मेजर होता है? इनर्शिया का। मास हमें इनर्शिया की वैल्यू देता है और जो वेट होता है ये किसकी वैल्यू देता है? फोर्स की वैल्यू देता है, अभी बताया मैंने, ठीक है। मास हमें इनर्शिया की वैल्यू देता है और वेट हमें फोर्स की वैल्यू देता है। मास हमेशा सेम होता है हर जगह पे, इधर धरती पे रखो किसी बॉडी को, उसका जो मास होगा सेम होगा, अगर चांद पे ले जाओगे तब भी उस बॉडी का मास क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन ये जो वेट होगा ये हर प्लेस पे क्या करेगा? वेरी करेगा। सर, धरती के ऊपर भी, अर्थ के ऊपर भी, हर प्लेस के ऊपर इसका वेट क्या होगा? वेरी करेगा, लोकेशन पे वेरी करेगा, क्योंकि हर जगह पे अर्थ की फोर्स अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती।
और ये जो हमारा मास होता है ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो करता है। और जो वेट होता है फोर्स है, तो फोर्स क्या आ गई, वेक्टर क्वांटिटी, इसके साथ डायरेक्शन भी आती है। मास हमारा कभी भी ज़ीरो नहीं होता और वेट ज़ीरो हो सकता है अर्थ के सेंटर के अंदर। ठीक है, ये अर्थ है, अगर इसके सेंटर में चले जाते हैं हम तो यहाँ पे अर्थ की कोई भी फोर्स नहीं लगती, जिसकी वजह से इसका वेट क्या हो जाता है, ज़ीरो। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, किलोग्राम, केजी। लोग क्या करते हैं, वेट को भी केजी के अंदर मेजर करना शुरू हो जाते हैं। किसी से कोई पूछेगा कि वेट का एसआई यूनिट क्या होता है, वो बोलेगा केजी। भाई वेट का केजी नहीं होता, वेट का क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन बोलो या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही होगा। वेट का क्या यूनिट होगा, न्यूटन या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे बना, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू केजी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बन गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू डेंसिटी। ठीक है, मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास का फॉर्मूला बन गया, कितनी वॉल्यूम है और वॉल्यूम के अंदर भी कितनी डेंसिटी है, वो उसका मास बन जाता है। और वेट किसके बराबर हो जाएगा, mg, मतलब मास कितना है, और g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन कितना है बॉडी के अंदर, वो उसका बन जाता है g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो g की वैल्यू होती है वो कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंपॉर्टेंट है। g को क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से, अर्थ की वजह से जो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आता है उसी को बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद रखना दोस्तों। और जो हमारा मास होता है इसको ऑर्डिनरी बैलेंस से मेजर किया जाता है, जो बिल्कुल सिंपल सा बैलेंस होता है मेजर करने वाला, ठीक है, तोलने वाला। ऑर्डिनरी बैलेंस से इसको मेजर किया जाता है। और जो हमारा वेट होता है इसके लिए स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ किया जाता है। कौन सा बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ किया जाता है। स्प्रिंग बैलेंस से वेट मेजर करोगे और ऑर्डिनरी बैलेंस से मास को मेजर करोगे। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक दोस्तों। आई होप ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। ठीक है, नहीं भी हुई तो कमेंट में ज़रूर लिखिए जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है, बट इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जो भी प्रॉब्लम आई हो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, जो भी प्रॉब्लम आपकी रही हो। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।